हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। और कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो भी सौर मंडल से ही है। यानी सौर मंडल में क्वेश्चंस ज़्यादा थे तो एक ही बार में ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से अच्छा मैंने उसको दो भागों में बांटना उचित समझा। तो अब आज जो है वो सौर मंडल से ही कुछ जुड़े हुए सवाल और हैं। 15 क्वेश्चंस होंगे जिनके चांसेस रहते हैं कि जो सुपर टेट रीट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह ये पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन टारगेट में उपलब्ध मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, वहाँ से सीधा चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अभी आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बने रहें वीडियो के साथ। पहला क्वेश्चन है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस जगह पर सीधी पड़ती हैं। दोस्तों, सवाल जो है बहुत सीधा सा है कि ऐसी कौन सी जगह है पूरी पृथ्वी पर कि जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जब दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है, यानी दिन और रात दोनों बराबर बराबर अवधि के होते हैं। ऐसी कौन सी जगह है? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन है पहला दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर और ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। तो दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो प्रश्न आपको फिर से दोहरा देते हैं कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस जगह पर पड़ती है। तो दोस्तों, मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूं कि आपका सही ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा आप जानते हैं जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच रेखा है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। और इसी पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो दिन और रात की अवधि बराबर होती है। जितने भी देश भूमध्य रेखा के आसपास हैं वहाँ पर दिन और रात की अवधि बराबर रहती है, वो भी तब जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होती हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है। ये पिछली बारी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए यह सवाल मैं आपके लिए लाया हूँ कि पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है। तो आपका ऑप्शन है कि 40,232 किलोमीटर, 40,032 किलोमीटर, 20,032 किलोमीटर और 30,052 किलोमीटर। दोस्तों, ये पिछली बार बीएड एंट्रेंस में आया था, इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो पृथ्वी की जो परिधि है वो लगभग कितनी है वो आपको बतानी है। तो दोस्तों, जो आपका सही ऑप्शन है वो है 40,032, यानी ऑप्शन बी आपका सही है कि 40,032 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है। यानी उत्तरी गोलार्ध आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी होती है, मान लीजिए उसके बीच की जो भूमध्य रेखा होती है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये उत्तरी गोलार्ध होता है और ये यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि अब उत्तरी गोलार्ध के बारे में पूछ रहा है, यानी ऊपर के बारे में पूछ रहा है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है। तो आपके ऑप्शन जो हैं वो इस प्रकार हैं कि 22 दिसंबर को और 23 सितंबर को और 21 मार्च को और या ऑप्शन डी 21 जून को। दोस्तों, लंबा दिन पूछ रहा है और आप जानते हैं कि लंबा दिन कब होता है, गर्मियों में ही होता है। तो ठीक है, इसलिए जो आपका सही ऑप्शन का होगा चुनाव वो आप समझ लीजिएगा कि गर्मी में ही लंबे दिन होते हैं। तो दिसंबर सितंबर में तो लगभग ठंड का मौसम शुरू हो जाता है, दिसंबर में तो ज़्यादा ही ठंड हो जाती है, तो मार्च भी नहीं हो सकती। तो 21 जून जो है इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान दिख रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम में पूछता है तो हम बहुत जल्दी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। तो याद रखिए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जिस तिथि को होता है वह है 21 जून। और दोस्तों, अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को छोटा दिन होता है। तो आप पहली चीज़ तो ये समझिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बड़ा दिन याद रखें कि 21 जून को है तो जस्ट 6 महीने बाद यानी लगभग 22 दिसंबर को जो उत्तरी गोलार्ध में जो दिन है वो छोटा होता है। तो सीधा सीधा आपके ऑप्शन देख लीजिए, 21 मार्च है, 21 जून है और 23 सितंबर है और 22 दिसंबर है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 22 दिसंबर जो कि लगभग 21 जून के बाद 6 महीना हो जाते हैं, तो उस 6 महीने 22 दिसंबर को ही इस तिथि को ही जो उत्तरी गोलार्ध में दिन होता है वो छोटा होता है। और दिसंबर वैसे भी ठंड का महीना होता है, तो रातें जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। तो यही आपका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की परिधि नापने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है। ये भी सवाल इम्पॉर्टेंट है कि पृथ्वी की परिधि नापने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है। अभी हमने पढ़ी कि पृथ्वी की परिधि कितनी होती है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको नापने वाला जो प्रथम व्यक्ति है वो कौन
था। तो आपको इसका सही जवाब देना है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं कि पहला ऑप्शन इरेटास्थनीज, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी हिकैटियस। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं दोस्तों। तो सही ऑप्शन का चुनाव क्या है वो आपको करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पृथ्वी की परिधि नापने वाला जो पहला व्यक्ति है वह है इरेटास्थनीज। ठीक है, इसको भूगोल का जनक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी की परिधि नापने वाला जो प्रथम व्यक्ति है वो इरेटास्थनीज है। दोस्तों अगर सवाल आपको सही लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। तो बताइए, जैसे पृथ्वी है, आप जानते हैं ये पृथ्वी है, वो जितने भी ग्रह हैं सारे ग्रह अपने ही अक्ष पे घूमते रहते हैं। तो जैसे उसको घूमना क्या कहते हैं, एक तो होता है जो सूर्य के चारों तरफ घूमना, और एक होता है जो पृथ्वी जो है वो अपने ही अक्ष में घूमती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, उस गति को हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं, पहले आपके सामने ऑप्शन है कि ऑप्शन ए घूर्णन, ऑप्शन बी कक्षा, ऑप्शन सी परिभ्रमण और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी जो है कक्षा की तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, कक्षा तो वो होती है जिसमें जो जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है जिस लाइन पर, वही कक्षा होती है पृथ्वी की। परिभ्रमण मतलब सूर्य के चारों तरफ घूमना, सूर्य के चारों तरफ घूमने को परिभ्रमण कहते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है तो पृथ्वी जो है इसी से घूम रही है अगर, तो इसको परिभ्रमण कहा जाता है। ठीक है, यही कक्षा होती है, यही जो है यही कक्षा है। तो अब लेकिन सवाल जो पूछा गया वो क्या है, वो है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर, यानी पृथ्वी अपने जिस अक्ष पर घूमती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको घूर्णन गति कहते हैं, यानी घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी को समझ गए आप, अपनी ही जगह पर वो जो घूमती रहती बराबर, तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सूर्य के चारों तरफ घूमने को परिभ्रमण कहते हैं और अपने ही अक्ष में घूमने को, यानी एक मान लीजिए एक बॉल लीजिए, ठीक है, एक बॉल लीजिए, उस बॉल में एक छेद करके एक रॉड डाल दीजिए, अब बॉल को घुमाइए रॉड के चारों, उसी में तो बॉल जो वो रॉड में घूमती रहेगी, तो उसी को घूर्णन गति कहते हैं। लेकिन जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसको परिभ्रमण कहा जाता है। तो ये दोनों में अंतर समझिएगा, क्योंकि इसी अंतर से आपको ये भी मालूम चलेगा कि जो अपने अक्ष में ये पृथ्वी घूम रही, इस प्रक्रिया के माध्यम से जो अपने अक्ष में घूम रही है, इससे दिन और रात होते हैं, और जो ये परिभ्रमण करती है इससे ऋतुएं चेंज होती हैं, यानी मौसम बदलते हैं। मौसम का मतलब जलवायु बदल जाती है, मौसम जो बदलते हैं। ठीक है, बरसात आती है, फिर ठंड आती है, गर्मी आती है, इस तरह के जो मौसम बदलते हैं वो परिभ्रमण के कारण होते हैं। तो ये याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ऋतुएं निम्न के कारण होती है। देखिए प्रश्न भी आगे कि ऋतुएं किसकी वजह से बदलती हैं। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए पृथ्वी घूर्णन करती है इसलिए, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का परिक्रमण होता है इसलिए, या पृथ्वी का अक्ष से 66.5 डिग्री झुका होना, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऋतुएं किन कारणों से बदलती हैं। तो सबसे पहली चीज़ को ऑप्शन जो ए दिया हुआ है कि पृथ्वी घूर्णन गति करती है। तो आप जानते हैं कि घूर्णन गति, मैंने अभी बताया कि अपने ही अक्ष में घूमने को घूर्णन गति कहते हैं। और घूर्णन गति से क्या होता है कि डे और नाइट, यानी दिन और रात होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जिस जगह पे पड़ेंगी वहाँ दिन होगा और जिस अपोजिट साइड पे नहीं पड़ेंगी वहाँ रात होगी। तो घूर्णन गति से क्या होता है, डे और नाइट होता है। ठीक है, और दूसरा कि पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी का परिक्रमण, ये जो ऑप्शन बी है ये सही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी घूमती है तो सूर्य की किरणें जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पड़ती है। कहीं सीधी पड़ती है तो कहीं तिरछी पड़ती है, कहीं बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती है, कहीं पड़ती ही नहीं है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर मौसम बदलते हैं, ऋतुएँ बदलती हैं। तो याद रखिएगा, जो ऋतुएँ बदलने का जो कारण है वह सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का परिक्रमण। तो याद रखिए ऑप्शन बी आपका ही दोस्तों सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि नासा का मिशन जूनो निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्तों नासा ने एक जूनो नामक मिशन किया था और वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका शनि ग्रह के बारे में जानने के लिए, ऑप्शन बी बृहस्पति के बारे में जानने के लिए, नहीं मंगल के बारे में जानने के लिए, और ऑप्शन सी बृहस्पति के बारे में जानने के लिए, ऑप्शन डी शुक्र के बारे में जानने के लिए। तो आपको बताना है कि नासा का जो मिशन जूनो है वो किससे संबंधित है। तो इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि आप जानते हैं कि जूनो शब्द आ रहा है तो बृहस्पति को क्या बोलते हैं, जुपिटर बोलते हैं। बृहस्पति को क्या बोलते हैं, जुपिटर बोलते हैं, है ना। तो इसी जुपिटर से ही मान लीजिए उन्होंने जूनो शब्द यहाँ से ले लिया
कि इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जूनो शब्द यहाँ से उन्होंने ले लिया और इसके लिए आपका जो ऑप्शन सही माना जाएगा वो होगा बृहस्पति। यानी जो नासा का मिशन जूनो था वो ऑप्शन सी बृहस्पति से संबंधित है। दोस्तों एक ज़रूरी बात ये भी बतानी है कि जितने भी ग्रहों के नाम हैं, जितने भी ग्रहों के जो नाम होते हैं उनकी आपको इंग्लिश मीनिंग भी आनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि शुक्र बुध से शुरू करते हैं अगर तो मरकरी, फिर शुक्र वीनस, ठीक है, मंगल मार्स, पृथ्वी अर्थ और जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, नेपच्यून यूरेनस यानी अरुण वरुण, है ना, नेपच्यून। तो इस तरह से आपको सारे ग्रहों के इंग्लिश नाम भी याद होने चाहिए। एग्ज़ाम में इंग्लिश नाम भी पूछ देता है। अभी आप जब वायुमंडल चैप्टर पढ़ेंगे तो वायुमंडल में जो पूछा जाएगा क्षोभ मंडल, ये सब आयन मंडल, समताप मंडल, तो इसमें वो इंग्लिश के नाम देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पिछली बार ओजोन मंडल आया लेकिन लोगों को उसका इंग्लिश नाम नहीं पता था तो वो परेशान हो गए। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि कुछ भी पढ़िए आजकल हिंदी इंग्लिश लेकर के चलिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। तो किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। तो दोस्तों एक मान लीजिए ग्रह है, इसकी चारों तरफ जो यो बनी रहती है, ये वलय जो बनी होती है वो किस ग्रह के में है। आप ये चीज़ आप इस चित्र से आप समझ गए होंगे कि ऐसा कौन सा ग्रह है, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा। तो ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है शनि और ऑप्शन डी है बुध। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ये बहुत ही आसान सवाल है कि ऑप्शन सी शनि, और शनि ऐसा मात्र ग्रह है जिसके चारों तरफ एक वलय पाई जाती है, बिल्कुल स्पष्ट वलय होती है जो दिखती है। दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन और बता दें कि जो शनि है ना, जो शनि है वो इतना हल्का होता है, इसका घनत्व इतना कम होता है कि अगर इसको पानी में रख दिया जाए तो ये पानी में तैरने लग जाएगा। यानी इसको अगर समुद्र में रख दिया जाए तो ये समुद्र में तैरने लग जाएगा, इतना ज़्यादा इसका घनत्व कम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्न में से कौन सा ग्रह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरे रंग का प्रकाश ऐसा कौन सा ग्रह है जो उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए, जो हरे रंग का प्रकाश है वो मीथेन गैस की वजह से उत्सर्जित होती है। यानी वहाँ पर मीथेन गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से ग्रह जो है वो हरे रंग का उत्सर्जन करता है, और ऐसा ग्रह जो है वो है वरुण। ऑप्शन ए यानी वरुण, वरुण एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो ये आपका सही ऑप्शन है, इसको याद रखिएगा। PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों दो तरह के सवाल होते हैं, एक जो सगी बहनें कही जाती हैं, और ये पूछा गया है सहोदर भाई। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ऑप्शन ए है बुध और शुक्र, ऑप्शन बी अरुण और वरुण, ऑप्शन सी पृथ्वी और शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति और शनि। तो आपसे पूछा गया है कि सहोदर भाई के नाम से कौन से ग्रह जाने जाते हैं। तो याद रखिए इसमें से जो ऑप्शन ए तो है वो तो होगा नहीं, ऑप्शन बी है अरुण और वरुण, तो ये आपका सही ऑप्शन है। सहोदर भाई के नाम से जो जाने जाते हैं वो है अरुण और वरुण, और जो बहनें सगी बहनों को नाम से जाने जाते हैं वो हैं पृथ्वी और शुक्र ग्रह, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। याद रखिएगा वो सगी बहनें हैं क्योंकि दोनों सेम साइज़ की हैं इसलिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, आपका जो सहोदर भाई का जो सही ऑप्शन है वो है अरुण और वरुण, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है इसको समझ लीजिए। तो पहली बात तो देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण का मतलब क्या हुआ कि सूर्य पर ग्रहण नहीं लगता है दोस्तों, जो प्रकाशमान है उस पर ग्रहण कैसे लगेगा भला, जो सूर्य है उस पर छाया कैसे बनेगी, ये नहीं। तो इसलिए याद रखिएगा कि हम पृथ्वी पर जो छाया बनती है उसको ही हम सूर्य ग्रहण कह देते हैं, यानी पृथ्वी पर छाया बनती है, यानी पृथ्वी से सूर्य नहीं दिखता है तो उसी को हम सूर्य ग्रहण कह देते हैं। तो इससे बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है और ये अर्थ है, तो जो बीच में अगर मून आ गया तो बताइए सूर्य की जो रोशनी है वो अर्थ तक पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। जब पहुंचेगी नहीं तो अर्थ पर क्या होगा, एक ग्रहण जैसा नज़र आएगा। तो जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि जहाँ पर सूर्य और अर्थ के बीच में, सूर्य और अर्थ के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी आपका नहीं, ऑप्शन ए है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। जबकि ऑप्शन बी क्या कहता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं, है ना। कि जब सूर्य और
और चंद्रमा यानी मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो मून तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से मून में ग्रहण नज़र आता है, क्योंकि मून तो प्रकाशमान होता नहीं है ना। तो इस वजह से जो ऑप्शन बी है वो चंद्र ग्रहण का है, यानी ऑप्शन बी जो है ये मून कोलैप्स होता है और ये सन कोलैप्स। इसलिए समझ लीजिए ऑप्शन जो ए है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। याद रखिए ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, यह भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों। तो सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश मंडल, ऑप्शन बी क्रीट या कोरोना, ऑप्शन सी स्थल मंडल और ऑप्शन डी वर्णमंडल। तो दोस्तों आपके सामने जो प्रश्न है वो ये है कि सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है क्रीट यानी कोरोना। और इसी कोरोना की वजह से ही जो जैसे सूर्य है और उसके बाद ये जो प्रकाश रहता है ना ये इस तरह से, तो ये सूर्य है और उसके प्रकाश ये है, तो जो ये प्रकाश है इसी से बिल्कुल कोरोना जो इस समय फैला हुआ है तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही है जिसमें आगे यूँ बने रहते हैं, ये ऐसे ही कोरोना भी है, इसी के नाम से ही कोरोना उसको दिया गया है। ठीक है, जो इस समय वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो क्रीट और कोरोना जो कहा जाता है किसको, पृथ्वी के सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्रीट या कोरोना कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि ब्लू मून क्या है। दोस्तों ये सवाल भी आ जाता है कि ब्लू मून किसे कहते हैं, और आपका पहला ऑप्शन ए है महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, यानी जो महीने में जो पहली बार पूरा चांद आता है वो, या बी महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, या ऑप्शन सी चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद, या ऑप्शन डी चांद का एक अन्य नाम। तो ये आपके सामने चारों ऑप्शन थे कि महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद और चांद का एक अन्य नाम ब्लू मून है। दोस्तों जो आपका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो ब्लू मून जो है वो महीने में आने वाला जो दूसरा पूरा चांद होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी सही माना जाएगा। तो याद रखिए ब्लू मून क्या है, महीने में आने वाला जो दूसरा पूरा चांद होता है, पूरा दिखता है, उसको हम ब्लू मून कहते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है कि उर्सा मेजर अथवा बिग बियर निम्न में से क्या है। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर निम्न में से क्या है, तो आपके सही ऑप्शन क्या होंगे वो देखिए। पहला ऑप्शन है आपका उपग्रह, ऑप्शन बी तारा, और ऑप्शन सी ग्रह, और ऑप्शन डी नक्षत्र मंडल। तो इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या है, आपके सवाल क्या था कि उर्सा मेजर और बिग बियर निम्न में से क्या है। तो दोस्तों ये एक तरह के नक्षत्र मंडल हैं, ठीक है, नक्षत्र मंडल है, मंडल जहाँ पे बहुत सारे तारे होते हैं एक साथ, तो उसी को उर्सा मेजर बिग बियर कहते हैं। बहुत सारे और भी हैं। तो ये आपका अंतिम सवाल था, इसका जवाब भी आपको मिल गया, नक्षत्र मंडल कहते हैं। दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि सौर मंडल से थे। अब हम अगला टॉपिक दूसरा लेकर के आएंगे, तो इसलिए आपको अगर जानकारी अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और वीडियो पे कमेंट करके आप बता सकते हैं अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।